इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर एयर स्ट्राइक की है। ये पिछले 24 घंटे में इजराइल का लेबनान पर दूसरा अटैक है। हमला राजधानी बेरूत के दहिये इलाके में किया गया। हिजबुल्लाह के पेजर्स और वॉकी टॉकी में बड़े पैमाने पर धमाके हुए और इस धमाकों ने संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह अब तक इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ है। आज हम आपको इस इजराइल की टेक्निक, धमाके करने की वजह और हिजबुल्लाह इजराइल संघर्ष में अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या है पेजर जिसमें ब्लास्ट हुआ है, कैसे ये काम करता है, इन सभी बातों को विस्तार से बताएंगे हमारी स्पेशल रिपोर्ट गैजेट वॉर में। तो देखिए, गैजेट वॉर हुआ कैसे, शुरुआत इसकी कैसे हुई, आखिर कैसे एक के बाद एक धमाके हुए, वो आपको हम बताएंगे। दरअसल धमाके जो हुए, मोबाइल में धमाका हुआ, पेजर में धमाका हुआ और रेडियो में धमाका हुआ और वहीं लैपटॉप में धमाका हुआ। तो देखिए, एक के बाद एक धमाके होते हैं और धमाके इतने जोरदार होते हैं तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है। लैपटॉप तक में धमाका हो जाता है और आपने देखा कि पेजर में धमाका हुआ और धमाके इतने जोरदार हुए कि किसी का हाथ पता नहीं चला, किसी की आंख निकल गई, तो वहीं किसी को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि वो उठ ही नहीं पाया। लेकिन यहां पर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, मोबाइल में ब्लास्ट होता है, पेजर में ब्लास्ट होता है, लैपटॉप में ब्लास्ट होता है, सोलर पैनल में ब्लास्ट होता है और ये धमाके इतने तेज होते हैं, इतने तेज धमाके होते हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। इतनी ज्यादा भगदड़ मच जाती है और आप सोच रहे होंगे कि ये धमाके किस वजह से हुए हैं, आखिर इसका कारण क्या रहा, वो भी हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन इस गैजेट वॉर की शुरुआत कैसे हुई उससे आप जान लीजिए कि एक के बाद एक धमाके होते हैं। लैपटॉप भी सिक्योर नहीं रहा, लैपटॉप में भी जोरदार धमाका होता है जो हम और आप भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी आगाह करने की बात है। लैपटॉप के बाद सोलर जो पैनल है उसमें भी धमाका होता है, रेडियो में भी धमाका होता है और धमाका इतना जोरदार होता है कि हर कोई हिल जाता है। लेकिन इन धमाकों के बाद अगर बात की जाए कि इजराइल लेबनान में आखिर आज हुआ क्या, किस तरीके से ये जो वॉर था वो आगे बढ़ा। दरअसल दक्षिण लेबनान में 70 हवाई हमले लेबनान में किए गए। हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को खत्म कर दिया गया इजराइल की तरफ से, क्योंकि हिजबुल्लाह ये आरोप लगा रहा है, क्योंकि इजराइल के तौर पर खुले तौर पर इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा गया है। इतना जरूर है कि इजराइल के रक्षा मंत्री और इजराइल के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इसे दूसरे दौर की जंग जरूर कह दिया है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ है इजराइल लेबनान में और किस तरीके से ये गैजेट वॉर देखने को मिला है। तो देखिए, इजराइल की अगर बात की जाए तो दक्षिण लेबनान में 70 हवाई हमले किए गए। लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को खत्म कर दिया गया। इसमें 1000 रॉकेट बैरल तबाह हो गए हैं इस हमले में, इस ब्लास्ट में। इससे पहले लेबनान में 70 से 18 सितंबर को पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे। इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी। एक धमाका नहीं हुआ बल्कि कई धमाके हुए। मंगलवार से इसकी शुरुआत हुई थी जब पेजर में अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कई लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। और उन्हीं में, उसी धमाके में जब किसी की डेथ होती है तो उसके जनाजे में लोग जा रहे थे, मातम जता रहे थे, दुख व्यक्त कर रहे थे। उसी दौरान एक और धमाका होता है और उस धमाके में भी कई लोगों की जान चली जाती है। कुल मिलाकर 37 लोगों की मौत की खबर मिली थी और उसके बाद 2300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये मंगलवार के बाद जो बुधवार को धमाका हुआ था उसमें भी कई लोगों की जानें गई हैं। तो इतना बड़ा ये ब्लास्ट रहा। लेकिन दुनिया में पहली बार पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में धमाके हुए हैं और ये वाकई में सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा धमाका और पहली बार ऐसा हुआ है। पेजर जिसे सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है, सबसे ज्यादा सिक्योर माने जाने की वजह से ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट होता है और सिर्फ वॉकी टॉकी में नहीं बल्कि सोलर पैनल में भी धमाके होते हैं। किस तरीके से धमाके हुए वो भी हम आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह के पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी सिस्टम में विस्फोटक लगाए गए। एक साथ कई शहरों के घर
दफ्तर, बाजार, दुकानों में धमाके हुए। आप सोचिए कि जो जंग थी वो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में थी। हिजबुल्लाह जिस तरीके से ईरान का समर्थक है, लेकिन आम लोगों को तो इसके विषय में कुछ पता ही नहीं था कि हम पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि वो तो इससे अनजान थे पूरी तरीके से। लेकिन ब्लास्ट एक के बाद एक होते हैं तो लोगों के घरों में जो सामान रखा हुआ था, जो मोबाइल फोन थे, जो लैपटॉप थे, उस तक में ब्लास्ट हो गया। आप सोचिए, दुकानों में धमाके हुए, ब्लास्ट में लोगों की आंखें, हाथ, जांघों पर चोट पहुंची। दावे के मुताबिक जो दावा किया जा रहा है, हिजबुल्लाह से जुड़े 500 लोगों ने आंखें खो दी हैं। ईरानी राजदूत की भी एक आंख चली गई है। हिजबुल्लाह के लड़ाके कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसलिए पेजर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसे सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। इजराइल, हालांकि ताकि इजराइल उन्हें ट्रैक न कर पाए, इसलिए पेजर का इस्तेमाल वो करते हैं। और ये जो पेजर है और वॉकी टॉकी से बातचीत करते हैं इसके जरिए, जो मोबाइल से ज्यादा सिक्योर मीडियम है। दावा यह है कि इजरायली खुफिया तंत्र ने ताइवान की उस पेजर कंपनी का पता लगाया जिसने हिजबुल्लाह के लिए पेजर बनाए थे। इजरायली एजेंट्स ने हर डिवाइस की बैटरी में 3 से 15 ग्राम विस्फोटक लगा दिए। मिडिल ईस्ट में तनाव इससे जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इसका बदला लेगा। हालांकि हिजबुल्लाह में कमांडर स्तर पर 5 से 7 हजार लोग थे। इस नुकसान के बाद फिर से संगठन खड़ा करने में कई साल हिजबुल्लाह को लग जाएंगे। लेकिन जब हिजबुल्लाह ने यह कहा कि वो इस हमले का, इस ब्लास्ट का, इस धमाके का बदला लेगा, तो फिर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक भी की गई है और एयर स्ट्राइक में भी काफी ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह को पहुंचा है। और आप मानकर चलिए कि हिजबुल्लाह जिस संगठन की बदौलत खुद को मजबूत बताता है, और उसी संगठन को इजराइल ने पूरी प्लानिंग के साथ, इजराइल की मोसाद ने पूरी प्लानिंग की थी। और ये जो प्लानिंग थी वो अभी से नहीं थी, बल्कि बहुत पहले से की जा रही थी। आप सोचिए, जिस कंपनी से, जो ताइवान की कंपनी थी, हिजबुल्लाह जिससे पेजर खरीदता था, इस सोच के साथ कि ये सबसे ज्यादा सिक्योर है, यहां से कोई नुकसान नहीं हो सकता, बातचीत जो भी हो रही है अपने लड़ाकों से, उसे कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता है, इस सोच के साथ वो पेजर का इस्तेमाल कर रहा था, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इसमें भी जिस तरीके से ब्लास्ट होता है, हिजबुल्लाह पूरी तरीके से हिल गया है और काफी ज्यादा नुकसान उसे हुआ है। इस नुकसान के बाद फिर से संगठन खड़ा करने में कई साल उसे लग जाएंगे और अब आगे किस तरीके से उसकी रणनीति रहेगी, इस पर भी इजराइल की नजर रहेगी। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल संघर्ष में अभी तक क्या क्या हुआ है, अभी तक किस तरीके से ये वॉर हुआ है और क्या क्या कितना नुकसान हुआ है हिजबुल्लाह को, वो भी आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह इजराइल संघर्ष में अभी तक आपको बताएं कि इजरायली सेना ने 19 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों पर हमला किया। इन क्षेत्रों में पूर्ण पैमाने पर युद्ध की आशंका बढ़ गई। इजरायली हमलों में सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर बैरल को निशाना बनाया गया। इसके अलावा 1000 रॉकेट लॉन्चर बैरल और अन्य आतंकवादी बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। हम फिर आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ये आरोप लगा रहा है कि ये सब इजराइल ने किया है, लेकिन इजराइल की तरफ से साफ तौर पर इस हमले को लेकर, इन धमाकों को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। अमेरिका ने पिछले साल से मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। लगभग 40,000 सैनिक, कम से कम 1 दर्जन युद्धपोत और 4 वायुसेना लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन तैनात हैं अमेरिका के। तो अभी तक किस तरीके से इस पूरे हमले में क्या क्या हुआ है, हिजबुल्लाह और इजराइल में किस तरीके से जो संघर्ष था वो बड़ा है, वो आप जान रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका के जो सैनिक हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं मध्य पूर्व में। अपनी सैन्य उपस्थिति को अमेरिका ने भी बढ़ाया है और अमेरिका के सैन्य जो शक्तियां हैं वो लगभग 40,000 सैनिक हैं और कम से कम 1 दर्जन युद्धपोत और 4 वायुसेना लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन तैनात अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। लेकिन पेजर का बार बार आप जिक्र सुन रहे होंगे। पेजर आखिर क्या है? जिसमें ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में आप जानिए, क्योंकि सबसे पहले जो ब्लास्ट हुआ था वो पेजर में ही हुआ था। पेजर के विषय में आपको बताते हैं कि पेजर एक दरअसल छोटी सी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। 80 के दशक तक दुनिया भर में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता था। याद रखिए, 80 के दशक में इसका इस्तेमाल होता था, अभी के समय में नहीं होता था। लेकिन हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि मोबाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी के आने के बाद पेजर लगभग खत्म हो गया, पर हिजबुल्लाह जैसे कई आतंकी संगठन और अपराधी अभी भी
पेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मोबाइल या फिर दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइस के मुकाबले बहुत सुरक्षित माना जाता है और आसानी से ये पकड़ में नहीं आता है। यानी कि पेजर के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है एक से दूसरे जरिए पर, वो उसे किसी भी तरीके से ट्रेस नहीं किया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता, उसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है। पेजर रेडियो वेव्स के जरिए ऑपरेट होता है। दरअसल ऑपरेटर किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर पेजर से मैसेज भेज सकता है, ये इसकी खासियत है। और इसलिए जो 80 के दशक में पेजर का इस्तेमाल किया जाता था, उसे हिजबुल्लाह आज के समय में इस्तेमाल कर रहा था। वो इसलिए कि किसी भी तरीके से इसके बारे में पता ना चल पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिकेशन अपने लड़ाकों से किस तरीके से हो रहा है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जा रही है अपने लड़ाकों के साथ में, क्या हिजबुल्लाह करने वाला है, प्लानिंग क्या चलने वाली है, वो अगर किसी से कम्युनिकेट वो कर रहा है तो उसके बारे में किसी को नहीं पता चल पाए, खास तौर पर इजराइल को। इसीलिए पेजर का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा था। लेकिन पेजर के बारे में एक और बात, 3 तरीके के पेजर होते हैं। कौन कौन से तरीके के पेजर होते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, 1 वे पेजर होता है जिसमें सिर्फ मैसेज रिसीव होता है। 3 तरीके के पेजर होते हैं। अगर 1 वे पेजर की बात करें तो इसमें सिर्फ मैसेज रिसीव हो सकता है, यानी कि मैसेज आप देख सकते हैं, आप भेज नहीं सकते हैं। दूसरे की अगर बात करें 2 वे, इसका कम्युनिकेशन हो सकता है दूसरे पेजर के जरिए, मैसेज रिसीव और सेंड कर सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन दूसरे पेजर से किया जा सकता है, यानी कि मैसेज आप भेज भी सकते हैं और मैसेज को आप रिसीव भी कर सकते हैं। तीसरे की बात करें तो वॉइस, इससे वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज कर सकते हैं, यानी कि वॉइस रिकॉर्ड करके मैसेज कर सकते हैं, सामने वाला जिसको भेजा जाएगा वो उसे सुन लेगा। तो 3 तरीके के ये पेजर होते हैं। 1 वे जिससे सिर्फ मैसेज रिसीव होता है, 2 वे मैसेज रिसीव और सेंड कर सकते हैं, और वॉइस के जरिए भी मैसेज को भेजा जा सकता है, वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज कर सकते हैं। अगर हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह 2 वे पेजर को इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि मैसेज रिसीव और सेंड किया जा सकता है, वो पेजर हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा था। इसकी खासियत ये है क्योंकि जो धमाका हुआ था वो इस वजह से ही हुआ था कि मैसेज आया था लड़ाकों के पास में, जैसे ही उन्होंने देखा कि मैसेज रिसीव हुआ है और उन्होंने मैसेज को रिसीव करने के लिए बटन दबाया तो वैसे ही ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट के बाद क्या स्थिति बनी वो आपने देखी थी। हालांकि पेजर कितने तरीके के होते हैं वो आपने जाना, लेकिन ये काम कैसे करता है, पेजर किस तरीके से काम करता है। दरअसल अगर आपको पेजर के जरिए किसी को मैसेज भेजना है, क्योंकि 3 तरीके के पेजर होते हैं वो आपने जाना, लेकिन ये काम किस तरीके से करता है, जो कि सबसे सेफ माना जाता है आतंकी संगठनों के लिए। अगर आपको पेजर के जरिए किसी को मैसेज भेजना है तो पहले रिसीवर की रेडियो फ्रिक्वेंसी अपने डिवाइस में सेट करनी होगी, उसके बाद ही मैसेज को रिसीव किया जा सकता है। फिर मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज उसी यूनिक फ्रिक्वेंसी पर रिसीव होगा, लेकिन पहले उसके लिए आपको जो फ्रिक्वेंसी है वो सेट करनी पड़ेगी रेडियो की, उसके बाद आप मैसेज रिसीव कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं। हालांकि मैसेज उसी यूनिक फ्रिक्वेंसी पर रिसीव होगा जो आपने सेट की है। पेजर में कॉलिंग वगैरह की कोई सुविधा नहीं होती है। पेजर मोबाइल फ़ोन और दूसरी टेक्नोलॉजी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं, और इसलिए हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा था। पेजर में बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और तमाम फिजिकल हार्डवेयर हैं इसमें, और इसलिए उसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल जो पेजर है वो बहुत ज़्यादा बेसिक टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है, तमाम फिजिकल हार्डवेयर इसमें होते हैं, और इसलिए इसको जो मॉनिटर करना है, यानी कि अगर कौन किससे क्या बात कर रहा है पता लगाना हो तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे सबसे सेफ माना जाता है। मुश्किल होता है इसे मॉनिटर करना, और पेजर से भेजे गए मैसेज को भी ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, और इसलिए हिजबुल्लाह जैसे संगठन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो सबसे सेफ जरिया हिजबुल्लाह को लगा कि इस सेफ जरिए के जरिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने आतंकी अन्य जो लड़ाके हैं उनसे, अपने लोगों से, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सबसे सेफ जो जरिया था वो सबसे अनसेफ उनके लिए निकलेगा, और सबसे अनसेफ जिस तरीके से निकला वो हम सभी ने देखा। धमाके एक के बाद एक होते गए, कई और ऑपरेशन भी किए गए। हालांकि अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल में जिस तरीके से उसकी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पूरी जो प्लानिंग करती हैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए, कई और ऑपरेशन भी इससे पहले किए जा चुके हैं। किस तरीके से ऑपरेशन हुए हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल शिन बेट ने इसके अलावा कई और प्रमुख ऑपरेशनों को भी अंजाम दिया है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर शिन बेट है क्या है, वो आगे हम आपको बताएंगे। 1960 में कुख्यात नाजी अधिकारी
अल्डोफ आइखमान को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। आइखमान को अर्जेंटीना से पकड़कर इजराइल लाया गया था, जहां उसे मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सजा दी गई थी। इसके अलावा कई बड़े आतंकी हमलों को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका शिन बेट ने निभाई है। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों द्वारा की गई कई बमबारी की साजिशों को शिन बेट ने विफल किया है। इतनी ज्यादा मजबूत शिन बेट है। इससे पहले भी ऐसे कई ऑपरेशन में शिन बेट शामिल रह चुकी है, जिसका काम ही है अपने देश की आंतरिक सुरक्षा। लेकिन शिन बेट काम क्या करती है, किस तरीके से शिन बेट के द्वारा काम किया जाता है, उसे भी आप समझिए। शिन बेट क्यों इजराइल की बड़ी ताकत है, किस तरीके से ये प्लानिंग करती है, कैसे ये काम करती है। शिन बेट को आम लोग इजराइल की, अगर देखा जाए तो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा सेवा के रूप में जानते हैं। इसे इजराइल की आंतरिक सुरक्षा सेवा यानी कि अंदरूनी जो सुरक्षा है देश की, उसके रूप में इसे जाना जाता है। ये इजराइल की सबसे प्रमुख खुफिया एजेंसी है, जो कि पूरी प्लानिंग के साथ देश को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। शिन बेट का मेन जो उद्देश्य है वो देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, आतंकवाद से निपटना और इजराइल की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना है। ये शिन बेट का काम है। ये एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन करती है। मोसाद भी इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य करती है इजराइल की, हालांकि जिसके बारे में दुनिया को भनक भी नहीं लगती है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली यानी कि शिन बेट और दूसरी तरफ मोसाद, ये दोनों मिलकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करती हैं। इनके ऑपरेशन किस तरीके से चलाए जाते हैं, जिस तरीके से हिजबुल्लाह को नहीं पता चला, क्योंकि हिजबुल्लाह भी जिस तरीके से हमला करता है इजराइल के साथ, उसका भी इस तरीके से जंग चल रही है। इजराइल ने किस तरीके से मोसाद के जरिए पूरी जो साइबर प्लानिंग की, उसका पता हिजबुल्लाह को भी नहीं लग पाया। इस तरीके से शिन बेट और ये जो मोसाद है कार्य करती है, प्लानिंग बनाती है, योजना बनाती है, और यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावी खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। क्योंकि जिस देश की जो एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां जितनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं, वो देश उतना ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन अब शिन बेट की बात करें, ये आखिर बनी कब थी, कब बनी थी और कैसे किस तरीके से इसने काम करना शुरू किया वो आपने जान लिया, लेकिन बनी कब थी वो भी आप जानिए। शिन बेट की स्थापना की अगर बात की जाए तो शिन बेट की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में इजराइल के स्वतंत्रता के तुरंत बाद की गई थी शिन बेट की स्थापना। और उस वक्त की अगर बात करें तो उस वक्त इजराइल को बाहरी और आंतरिक खतरों से निपटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब ये शिन बेट को गठन किया गया था। इसका ये वजह थी कि शिन बेट की स्थापना की गई ताकि इजराइल आतंकवाद, जासूसी और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपट सके। ये वजह खास थी, इसलिए शिन बेट की स्थापना की गई थी। इजराइल आतंकवाद, जासूसी और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपट सके। और 1948 के बाद की बात करें तो 1948 के बाद से शिन बेट ने कई बड़े ऑपरेशनों में हिस्सा लिया है। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो मोसाद के साथ मिलकर जिस तरीके से साइबर ऑपरेशन उन्होंने चलाया, उसका पता हिजबुल्लाह को भी नहीं पता चला। इसका सबसे पहला बड़ा ऑपरेशन 1956 में हुआ था। शिन बेट ने जो सबसे बड़ा ऑपरेशन किया था वो 1956 में किया था। और 1956 से लेकर आज तक ये अपने देश के लिए जिस तरीके से पूरी तैयारी करती है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, वो आज भी ताकतवर देश के रूप में इजराइल अगर उभरा है तो बड़ी भूमिका है शिन बेट की भी। 1956 में हालांकि इसने पहला जो ऑपरेशन किया था, जब इसने सीरियाई जासूस एलियाहू हकीम को पकड़ा था, उस ऑपरेशन की बात करें तो 1956 में अपने देश को उस समय भी सिक्योर किया था और आज भी ये सिक्योर कर रहा है। लेकिन कहाँ कहाँ मौजूद है, कौन कौन से जो स्थान है, अगर उनकी बात करें तो इजराइल और लेबनान के बीच 130 किलोमीटर लंबी सीमा है। अगर देखा जाए इजराइल आखिर लेबनान पर क्यों हमला कर रहा है, उसकी खास वजह है क्योंकि जो हिजबुल्लाह है उसका बड़ा गढ़ लेबनान में है। और हिजबुल्लाह, ये तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि इजराइल और ईरान में जंग चल रही है। ईरान समर्थक है हिजबुल्लाह का गढ़ है लेबनान, और लेबनान पर इसीलिए हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल और लेबनान के बीच 130 किलोमीटर लंबी सीमा है। इजराइल का उत्तरी इलाका और लेबनान का दक्षिणी, इस सीमा को ब्लू लाइन कहते हैं। ग्लोबल फायर पावर में शामिल 145 देशों की सूची में लेबनान किसी तरह से इजराइल के टक्कर में नहीं है। 145 देशों में इजराइल की रैंकिंग 18वीं है, जबकि लेबनान की बात करें 111वीं है।
तब भी आप सोच रहे होंगे कि आखिर लेबनान पर क्यों हमला किया गया। तो उसकी वजह हम आपको बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो समर्थक है वो ईरान का है और हिजबुल्लाह का जो गढ़ है वो लेबनान में है और काफ़ी ज़्यादा हिस्सा लेबनान का कवर किया हुआ है हिजबुल्लाह ने। और हिजबुल्लाह दुश्मन है इजराइल का और इसलिए इजराइल की प्लानिंग को फेल करने के लिए हिजबुल्लाह की प्लानिंग को फेल करने के लिए इजराइल ने पूरी जो साइबर ऑपरेशन चलाया जिसका पता हिजबुल्लाह को नहीं चला और उसके जरिए हिजबुल्लाह के संगठन को एक तरीके से तबाह किया गया है इजराइल की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हिजबुल्लाह को पहुंचा है और काफ़ी ज़्यादा संगठन को खड़ा करने में अब समय हिजबुल्लाह को लगेगा एक बार फिर से खड़ा होने में। अब आगे बढ़ते हैं, इजराइल लेबनान की सैन्य ताकत की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि सैन्य ताकत जिस देश की सबसे मजबूत है वो देश बहुत मजबूत है और इसी सैन्य ताकत के जरिए ही कोई भी देश अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपनी आंतरिक सुरक्षा को बचा सकता है। इजराइल और लेबनान की जो सैन्य ताकत है उसे आप समझेंगे तो एयरक्राफ्ट की बात करें, इजराइल के 601 है तो वहीं लेबनान के एयरक्राफ्ट है महज 78। आप संख्या देखिएगा और कंपैरिजन इसमें कीजिएगा। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए इजराइल के 241 है, 241 एयरक्राफ्ट हैं फाइटर इजराइल के, तो वहीं लेबनान की बात करें तो एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट लेबनान के पास नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट 32 है इजराइल के पास। इजराइल कितना ज़्यादा मजबूत है रक्षा के क्षेत्र में इससे पता चलता है। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट 32 है तो वहीं डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट 9 है लेबनान के पास। फाइटर जेट की बात करें तो 153 फाइटर जेट इजराइल के पास है तो वहीं फाइटर जेट्स लेबनान के पास सिर्फ 9 है। कंपैरिजन आप अपने आप कर पाएंगे। एयरक्राफ्ट की बात करें तो 23 इजराइल के पास है तो वहीं एयरक्राफ्ट 0 है लेबनान के पास। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 126 हेलीकॉप्टर इजराइल के पास है तो वहीं हेलीकॉप्टर्स लेबनान के पास 60 है महज। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अटैक हेलीकॉप्टर 48 है इजराइल के पास तो वहीं अटैक हेलीकॉप्टर 0 है लेबनान के पास। आप ताकत को समझ पाएंगे कि इजराइल की ताकत कितनी ज़्यादा है और लेबनान की कितनी। टैंक्स की बात करें तो 2200 टैंक्स इजराइल के पास है और टैंक्स 361 लेबनान के पास है तो वहीं बख्तरबंद वाहन 56,290 इजराइल के पास है और अगर लेबनान के देखेंगे आप आंकड़ा तो ज़्यादा नहीं आपको नज़र आएगा, ये 9,864 ही है सिर्फ। दूसरी तरफ आप देखेंगे आर्टिलरी तो 650 इजराइल के पास है तो वहीं आर्टिलरी 84 लेबनान के पास है। कंपैरिजन बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा गैप भी है क्योंकि इजराइल जितना संपन्न है रक्षा उपकरणों के माध्यम से उतना लेबनान नहीं है। अब आगे आप देखेंगे पनडुब्बियां 5 हैं इजराइल के पास तो वहीं दूसरी तरफ पनडुब्बियां लेबनान के पास 0 है, यानी कि एक भी पनडुब्बी इजराइल के पास नहीं है। तो वहीं कार्वेट युद्धपोत की बात करें तो 7 इजराइल के पास हैं तो वहीं लेबनान के पास 0 है। पेट्रोलिंग वेसल की बात करें तो यहाँ पर 45 इजराइल के पास है तो वहीं लेबनान के पास सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलिंग वेसल 22 है। इससे आपको इजराइल की ताकत का पता चलेगा और लेबनान कितना सक्षम है रक्षा के क्षेत्र में, ये आपने इन आंकड़ों के जरिए समझा भी। लेकिन कितनी है दोनों देशों की मिलिट्री ताकत? अब दोनों देशों के उपकरण तो आपने देख लिए, लेकिन इन दोनों देशों की मिलिट्री ताकत कितनी है, कितना ज़्यादा ये सक्षम है वो भी आप जान लीजिए। क्योंकि कितनी ये दोनों देशों की अगर ताकत की बात करें, लेबनान 80,000 एक्टिव सैन्यकर्मी है तो वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पर लेबनान के पास 80,000 एक्टिव सैन्यकर्मी है तो वहीं इजराइल का आंकड़ा आप देखेंगे तो 1,73,000 एक्टिव सैन्यकर्मी है। रिजर्व फोर्स 0 है लेबनान के पास, रिजर्व फोर्स नहीं है तो वहीं 4.65 लाख रिजर्व फोर्स इजराइल के पास है। लेबनान के पास 25,000 की पैरामिलिट्री फोर्स है तो वहीं दूसरी तरफ 8,000 जवानों की पैरामिलिट्री फोर्स इजराइल के पास है। सैन्य ताकत किसकी कितनी ज़्यादा है ये बता रहा है आंकड़ा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इस आंकड़े के बाद अगर देशों के रिएक्शन की अगर बात की जाए तो वो रिएक्शन भी आए, क्योंकि किसी भी दो देशों में किस तरीके से क्या होता है वो अगर जंग के आसार नजर आते या फिर जंग किन्हीं दो देशों में होती है तो फिर अन्य देशों के रिएक्शन आना भी लाजमी है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप देखिए अमेरिका और ब्रिटेन ने इजराइल और हिजबुल्लाह ने संयम बरतने की अपील की है और इसके साथ ही साथ रिएक्शन अमेरिका का और ब्रिटेन का, अमेरिका ने कूटनीतिक समाधान की मांग की है इस पूरी जंग को लेकर। अमेरिका ने कहा है कि इस पूरे मामले का समाधान कूटनीति तरीके से निकाला जाए। अमेरिका संभावित तनाव बढ़ने से भयभीत और चिंतित है।
अमेरिका ने अपना रिएक्शन भी दिया और कहा कि हम भयभीत हैं, चिंतित हैं और कूटनीतिक समाधान इससे निकाला जाए। लेकिन ब्रिटेन ने इस पूरे मामले में कहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए, ये ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। लेकिन भारत ने भी अपना रिएक्शन इस पर दिया यूएन में, क्योंकि यूएन की तरफ से इजराइल के विपक्ष में वोट के लिए पूरे प्रस्ताव को लाया गया था। लेकिन भारत ने अपनी जो स्थिति है, भारत ने अपने पक्ष को एक बार फिर से साफ किया है, क्योंकि अगर दुनिया की बात की जाए तो भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम समक्ष देशों को, पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानते हैं। लेकिन यहाँ पर यूएन में जब प्रस्ताव आया इजराइल के खिलाफ, तो हंगरी ने तो इजराइल का समर्थन कर दिया, लेकिन यहाँ पर भारत की तरफ से ये कहा गया कि भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया वोटिंग में, बल्कि भारत की तरफ से ये कहा गया कि हम इस पूरे विवाद का, इस पूरे मामले का समाधान चाहते हैं बातों से, यानी कि वार्तालाप हो, दूसरा कूटनीति से, कूटनीति के जरिए समाधान हो। ये भारत की तरफ से रिएक्शन दिया गया। भारत ने अपना कोई स्टैंड इस पर नहीं रखा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, आगाह करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह गच्चा खाया, पता नहीं चल पाया हिजबुल्लाह को कि क्या मोसाद की तरफ से प्लानिंग की गई, क्योंकि गैजेट्स तो हमारे देश में भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं, हम लैपटॉप भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये संकेत हमारे लिए भी है कि इस क्षेत्र में, क्योंकि अगर हम कोई उपकरण खरीद रहे हैं, अगर सैन्य क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में या फिर घरेलू उपकरण हमारे पास हैं, क्या वो सेफ हैं, और अगर सेफ हैं तो फिर कितने। चलिए इसी के साथ ही हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।